हम एक एक क्वेश्चन कवर करते हैं। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की यूनिट 4 है, इसके अंदर हम 30 वाला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। द इमरजेंस ऑफ द लॉ ऑफ द सी, मतलब इसका मतलब इमरजेंस मतलब होता है ओरिजिन, ओरिजिनेट करता है। तो ओरिजिनेट क्यों किया गया था लॉ ऑफ सी? एक्चुअली में इसलिए किया गया था कि रिजल्टेंट था राइज ऑफ न्यू स्टेट्स और रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, जो रिवॉल्यूशन क्रांतिकारी जो बदलाव आ रहे थे उनका, और नए स्टेट जो बन रहे थे उनका रिजल्टेंट ये रहा कि हमें एक नया सी लॉ लाना पड़ा, इंटरनेशनल सी लॉ। its development is considered to be form of the time of जॉरिटस सोशल कॉन्सेप्ट है टाइम का, टाइम को शो करने के लिए करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब क्या था, जो नया सी लॉ लाना चाहते थे वो कुछ कस्टमरी रूल्स को फॉलो करता था जो इंटरनेशनल लॉ लेवल पे होने ही चाहिए होते हैं ना, जैसे कि टेरिटोरियल सी, कॉन्टिन्यूस सी और हाई सी। ये 3 सी होते हैं, सी के प्रकार है। अभी हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, पूरा अच्छे से आ जाएगा, एक एक को पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट में ये होता है कि लास्ट फ्यू ईयर से हमने ऐसा फील किया कि ट्रेडिशनल सी लॉ है वो आज की एक्सपेक्टेशंस को, हॉप्स को फुलफ़िल नहीं करते हैं। जो आज स्टेट्स एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं एक दूसरे से, उन्हें फुलफ़िल नहीं करते हैं। तो और जो प्रिंसिपल है हाई सी वो होता है सी जिस पे सबका अधिकार होता है, मतलब बिल्कुल आपके अधिकार क्षेत्र के जो सीज होते हैं उनसे बिल्कुल बाहर के जो सी होते हैं, बाहरी सी जिसे बोलते हैं। तो उस सी में क्या होता है ना, सबका राइट्स होता है। तो अब सब फाइट करने लग जाएंगे ऐसे, तो उनका सब दोहन करेंगे, तो दोहन ही ना किया जाए बल्कि उसका सिर्फ नॉर्मल यूज़ किया जाए। इसके लिए कुछ तो आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, कोई लॉ बनानी पड़ेगी वो हाई सी के ऊपर, जो कि सारे स्टेट्स को एक्सेप्टेबल हो, वो सब देखने के लिए, और एक नया लॉ बनाने के लिए तो कुछ कन्वेंशंस आए थे। एफर्ट्स टू डेवलप द लॉ ऑफ द सी, ये इसी से रिलेटेड है, अभी पढ़ते हैं। स्टार्टेड फ्रॉम द जेनेवा कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1958 में न्यूयॉर्क के अंदर। इसके बाद में एक कन्वेंशन न्यूयॉर्क में हुआ 1973 में। इसके बाद में एक कन्वेंशन हुआ था लॉ ऑफ सी, जिसमें लॉ ऑफ सी बन गया था। ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन 27 फरवरी 1958 को हुआ था। यूनाइटेड नेशन असेंबली की जनरल असेंबली है उसके द्वारा एक ऑर्गेनाइज किया गया था एक कन्वेंशन जो बनाने वाला था सी। तो जो रिसोल्यूशंस लिए गए थे इस कॉन्फ्रेंस के लिए, जेनेवा को हेल्ड करने के लिए, इसमें 82 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था, और जो 82 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेनली कारण था ना, जो बनाने का एक्चुअल में क्यों बनाया गया था, वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करना था इंटरनेशनल लॉ कमीशन के द्वारा ऑन लॉ ऑफ द सी पे। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट तैयार किया था लॉ ऑफ सी का। ठीक है, इसमें 3 कन्वेंशन से चीज़ें अडॉप्ट की गई थी जो थे कि एक तो जेनेवा कन्वेंशन ऑन द ओशन बेल्ट और एडजेसेंट बेल्ट। ओशन को एक बेल्ट के रूप में इसलिए शुरू किया गया क्योंकि ओशन बेल्ट एक चीज़ होती है जो जियोग्राफिकल फैक्टर है एक्चुअली में, तो समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे अंडमान निकोबार होता है, जैसे जो अंडमान निकोबार है उसके साइड वाला सी है वो अंडमान निकोबार सी कहलाता है। जैसे इधर वो अंटार्कटिक सी है, इधर जो नीचे ऊपर ऑस्ट्रेलिया नीचे आर्कटिक है, इसके बीच में बहुत सारे सी है ना, यहाँ पे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, यही सब, तो उनको ओशनिक बेल्ट बोलते हैं। जेनेवा कन्वेंशन ऑन द हाई सी मतलब मैंने बता ही दिया, बाहर क्षेत्र जो होता है। जेनेवा कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फिशरीज जो मतलब फ़िश वगैरह होते हैं, एंड लिविंग थिंग्स, और उनको पकड़ने वाले और लिविंग थिंग्स, इन सब के ऊपर टोटल। जेनेवा कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल सी बेड जो महाद्वीप होते हैं उनके जस्ट पास में वो क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे हम समंदर से नीचे की साइड उतरते चले जाते हैं, फिर समंदर में पहुँच जाते हैं, बीच समंदर में, उसके बीच के जो एरिया को उसको बोलते हैं। इनकी अभी सबसे बड़ा इशू ये रह गया था कि हमने इनकी चौड़ाई कितनी है, कौन सा सी कितना चौड़ाई, ये तो हमने डिसाइड ही नहीं किया था। तो इसके फिर से कन्वेंशन करना पड़ा, 1960 में किया कन्वेंशन जेनेवा में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला।
एफर्ट ऑफ अरविंद पराडो जो व्यक्ति है, उनने एफर्ट्स किए थे। माल्टा के एक रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने मिनरल्स के रिसोर्स को लेकर बताया था कि मिनरल के रिसोर्स जो सी बैट्स में है उस पर किसका राइट्स रहेगा, उन्हें किस तरह से बाहर निकाला जाएगा, किस तरह से उसको यूज़ किया जाएगा। ये तो जो हमारी नेशनल की जो जुडिशरी है उसमें तो आता ही नहीं है, तो अब वो इसको इंटरनेशनल लेवल पे बना दिया जाए। मैनी न्यू स्टेट्स इमर्जिंग इन एशिया अफ्रीका, क्योंकि नए नए स्टेट्स जुड़ रहे थे। तो नए जितने स्टेट्स क्या होता है ना, जो आपके आइलैंड्स होते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स आसपास, उसके आसपास के जो सीज में जो टेरिटोरियल सी होते हैं, जो आसपास की सीज होते हैं, उनको भी आपकी ही सी बाउंड्री में काउंट करते हैं। एक्सप्लोरेशन स्टार्टेड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हो गया था ना कि साइंस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो एक्सप्लोरेशन होगा, मिनरल्स निकलेंगे। तो और मैग्नीज नोडल्स फिल्ड द मिनरल सब्सटेंस ऑफ पोटैटो शेप्ड शेयर्ड बीइंग फाउंड ऑन द सी फ्लोर। अरे सिंपल था कि जो कि सी की फ्लोर थी ना, जिसके ऊपर सी की सरफेस होती है, उसके ऊपर पोटैटो की शेप में जो मैग्नीज नूडल्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, मैग्नीज के नोड्यूल्स मिल रहे थे, क्योंकि फिल्स जो मिनरल सब्सटेंस से भरे हुए थे। सिंपल सी बात है, मिनरल्स आप निकाल रहे हो तो मिनरल बाहर आएंगे तो कुछ तो मिनरल्स समुद्र की सतह पर रह ही जाएंगे ना, तो वो सब मिल रहे थे। जगह फॉर पीसफुल पर्पस ओनली फॉर द रिसोर्सेज बाय द इंटायर ह्यूमन कम्युनिटीज। मैंने बताया था ना, वो जो माल्टा के जो थे अरविंद पराडो थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनकी मांग कर रहे थे सी लॉज की। तो उसके साथ वो ये कहना चाह रहे हैं कि एंटायर ह्यूमन कम्युनिटी के लिए भी जो अच्छे हो उस तरह से कंसिडर करते हुए लॉ बनाने हैं। न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जो मैंने बताया था कि पहले जनेवा कन्वेंशन हुआ था, फिर न्यूयॉर्क हुआ था और फिर इंटरनेशनल सी लॉ बन गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जो न्यूयॉर्क कन्वेंशन था ना, इस टाइम तक यूनाइटेड नेशनल सीबर्ड कमेटी बन चुकी थी। तो उसने इस कन्वेंशन में क्या किया, जो ये थर्ड कन्वेंशन था, इस लॉ कॉन्फ्रेंस थी सी के ऊपर, सी के लॉ बनाने को लेकर। इसमें ये न्यूयॉर्क की 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये कॉन्फ्रेंस चली। इसमें 10 मीटिंग्स हुई है ना, 1981 तक मीटिंग्स हुई थी इसमें ना, सेशंस हुए थे मतलब। इसमें क्या होता है, न्यू कन्वेंशन के लेकर बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह आए थे और 30 अप्रैल 1982 को फाइनली कन्वेंशन बन गया था और है ना, इसे 130 जो देश थे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982, इसमें क्या हुआ था, जो अभी 1982 में कन्वेंशन बना था उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। मेजोरिटी 130 सीट से 117 लोगों ने साइन कर दिया था। इस जमाइका स्टेट है, उस जगह पे साइन किया था है ना, 10 दिसंबर 1982 तक। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, 159 मेंबर्स हो गए और उन्होंने भी साइन कर दिए, तो 159 मेंबर हो गए आखिरी तक। और जिसमें से 155 ने साइन किए स्टेट्स जो 155 लोगों ने साइन किए थे वो तो यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे। 159 मेंबर्स साइन नहीं किए, उसमें 159 मेंबर्स ने साइन किए, 155 थे यूनाइटेड नेशनल के। बाकी बचे हुए के नाम बता रही हूँ, कुक आइसलैंड, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, नामीबिया और न्यू। अब इस कन्वेंशन में क्या हुआ था, 17 पार्ट से कन्वेंशन जो बनता है, जैसे संविधान बनता है तो संविधान की बुक होती है, वैसे कन्वेंशन की भी तो बुक्स वगैरह होती है। तो उसमें 17 पार्ट्स थे, 9 अपेंडिक्सेस थे और 320 आर्टिकल थे। इट इज़ कंसिडर्ड ह्यूज डॉक्यूमेंट ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, ये प्रोवाइड्स कराता है ये सब चीज़ें जो भी है। तो 308 कन्वेंशन प्रोवाइड्स कराए थे इसने, जो कि अगले 12 मंथ के अंदर रेटिफिकेशन के साथ 60 स्टेट्स द्वारा इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे, मतलब फोर्स। ठीक है, लागू करना जिसे बोलते हैं। ठीक है, और परमानेंट रिस्टोरेशन अथॉरिटी ये सब कुछ बनाने लगे थे लोग बाग। प्रिपरेटरी कमीशन वाज फॉर्म्ड फॉर दिस, इसके लिए बनाया था लोगों ने। ठीक है, इंटरनेशनल कोड रिलेटेड टू द लॉ ऑफ द सी विल बी स्टैब्लिश अंडर इट। ठीक है, इसके अंदर इंटरनेशनल कोर्ट भी बनाया गया जो सी से रिलेटेड था। अब ये तो होना ही था, क्योंकि सीधी सी बात है, डिस्प्यूट होंगे तो सॉल्व भी तो होंगे, है ना। ठीक है, सेवरल इट्स सेशन वर हेल्ड इन जमैका। इसका जो सेशन थे वो जमैका में हुए थे। जमैका वाज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई द कन्वेंशन। अब ऑफ कोर्स जहाँ पे
जमाइका में सबने साइन किए तो सब लोग तो जाके उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जमाइका तो तुरंत इम्प्लीमेंट कर देगा, इसलिए रेटिफाई सबसे पहले कन्वेंशन को जमाइका ने किया था। 60th नेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी रायनर कोई स्टेट का नाम है, नेशन का नाम है, जिस नेशन ने 60th नंबर पे इनको रेटिफाई किया था, क्योंकि 60 स्टेट रेटिफाई करे ना 12 मंथ में, 12 मंथ में 60 स्टेट। तो पहला जमाइका था, लास्ट रायनाइर कोई जगह थी, रायनाइर वो थी। 16 नवंबर 1994 को ये सब फोर्सेबल हो गए। सो फॉर मैनी स्टेट्स बिकम पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन बन गई और ये कंसिडर करने लगे। ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था कन्वेंशन, ठीक है। एन एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1994 में इम्प्लीमेंटेशन हो गया था पार्ट 11 का लॉ ऑफ सी के 1982 वाले का। यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन इन द कन्वेंशन फॉर्मल डिस्कशन वर स्टार्टेड इन जुलाई 1990 से अब यूनिवर्सल डिस्कशन वगैरह होने लगे इसके अंदर। और यूनाइटेड रोटरी सेक्रेटरी जनरल जेवियर पेरेस डे कूलर इन्हीं का इनिशिएटिव था ये चीज़ कि अब हम डिस्कशन भी करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। सीधी सी बात है, रेगुलर बीच बीच में डिस्कशन करते रहते तो लॉ को पूरा चेंज नहीं करना पड़ता, थोड़े थोड़े इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। दीज डिस्कशन कंटिन्यूड टिल 1994 तक चले ये। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 मीटिंग वर हेल्ड एंड लास्ट मीटिंग लास्टेड फ्रॉम द 31 मई और 3 जून टू से 1 मई से 3 जून तक चली। फिर जो रिजोल्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया जनरल असेंबली ने 28 जुलाई 1995 को और एग्रीमेंट फोर्सेबल हो गया, जो अभी तक चले जा रहा है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस चीज़ को लेकर। अब इसमें ये याद कर लो कि द प्रोविज़न ऑफ एग्रीमेंट पार्ट 11 ऑफ द कन्वेंशन विल बी इंटरप्टेड एज ए सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में इंटरप्टेड है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड एज ए सिंगल डॉक्यूमेंट, इसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में इम्प्लीमेंट करा जाएगा। और जिसके इसकी कंसिस्टेंसी बिटवीन द प्रोविजन ऑफ एग्रीमेंट्स विच इज़ मेंशन्ड इन द एनेक्स एंड री इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्रीमेंट शैल टेक प्रेसिडेंसेस। छोड़ देना इसको। ये कहना तो ये चाह रहा है कि इनकंसिस्टेंसी दो पार्टीज़ है, इनके बीच में इनकंसिस्टेंट ना हो, इसलिए कुछ प्रोविजंस एग्रीमेंट में बनाए गए हैं, मेंशन कर दिए गए हैं पहले से ही। और एनेक्स इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट, जो एनेक्स एंड आर द इंटीग्रल पार्ट, जो एनेक्स है और इंटीग्रल पार्ट है मेंशन किया गया है, वह एग्रीमेंट शैल बी टेक प्रेसिडेंस। मतलब जो एनेक्स और इंटीग्रल जो पार्ट होता है बीच का, आंतरिक पार्ट को इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। जो इंटीग्रल पार्ट होता है ना, वो सब इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जितने भी आप ये लिख सकते हो कि जितने भी इससे रिलेटेड प्रोविजंस थे दो लोगों के बीच में, कैसे प्रोविजंस होने चाहिए ताकि इनकंसिस्टेंसी टूटे नहीं, इसके लिए जो रूल्स वगैरह थे वो इसमें मेंशन कर दी गई। जो शर्तें जिन्हें कहते हैं, रूल्स कह सकते हो, कंडीशंस कह सकते हो, वो इसमें इम्प्लीमेंट कर दी गई है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें ऐसा होगा, तो ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। एग्रीमेंट मेनली डील्स विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर्स: कोस्ट्स of the state parties, institutional agreements, enterprises, policy making, review conference, transfer of technology, product policy, economic cooperation, financial terms and environment। अब देखो ये सिर्फ ये है कि डील है, इनके बीच में क्या क्या डील्स जैसी हुई थी, तो आप इसमें लिख सकते हो जैसे एंटरप्राइजेस, तो आपको समझ में आ जाएगा। सीधी सी बात है, एंटरप्राइजेस बिना आप करोगे क्या काम, करना क्या चाहते हो। पॉलिसी मेकिंग तो सभी करते हैं, है ना। प्रोडक्ट पॉलिसी तो बनाएंगे, सीधी बात। इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा जब भी काम चलेगा। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, हमेशा हम बाहरी देशों से टेक्नोलॉजी मांगते ही रहते हैं, क्योंकि सब लोग अपने देश में नई टेक्नोलॉजी चाहते हैं और दूसरे देश से मांगने पे आपको उसको रिसर्च करने का खर्चा ख़त्म हो जाता है। इन्वायरमेंट के लिए तो सब कुछ सोच रहे थे अपन। कॉस्ट ऑफ द स्टेट पार्टीज़, तो ये सब चीज़ें 2 4 5 10 भी लिखे होगे तो बहुत है।